जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बीते महीने में मैंने एक भी लग्न का वीडियो नहीं डाल पाया, इसलिए सारे व्यूअर्स से मैं सॉरी मांगता हूं। कुछ उलझने, कुछ मजबूरियां, कुछ पाबंदी भी होता है। एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ है मेरे लेफ्ट लेग का, जो थंब फिंगर होता है, और दो बार ऑपरेशन किया गया। 4-5 जनों का पूजा पड़ गया, रुद्राभिषेक, 10 महाविद्या। वैसे इस महीना बिल्कुल मैं डिस्टर्बेंस में था, इसलिए एक भी वीडियो डाल नहीं पाया। एंड कम से कम 4-5 वीडियो डालने के बाद मैं चुप भी हो जाता था, मगर सारे व्यूअर्स का जो कमेंट सेक्शन में जो अप्रिसिएशन, मैं कोशिश करता हूँ कि इसी महीने में कम से कम 12 के 12 लग्न को देने के लिए। जय जगन्नाथ के साथ एक वीडियो स्टार्ट करते हैं। कर्कट लग्न, एंड एग्जैक्टली मार्च 15 से 14 अप्रैल तक का ये वीडियो है। मैंने दिल्ली का टाइम लिया है, 4:14 AM का। ये संक्रांति का संक्रमण होता है। मेरा हर वीडियो संक्रांति से अगले महीना संक्रांति तक का है, जबकि रवि का संक्रमण होता है उसी डेट एंड उसी टाइमिंग से मैं ये लेता हूँ, एंड दिल्ली का बेसिकली लेता हूँ। तो नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट एंड आपका योग, एंड चंद्रमा का जो ट्रांजिट इसी टाइमिंग में होता है, उसी हिसाब का ये एक वीडियो अप्रोक्सीमेटली। इसी किसी इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, ये एक ग्रॉसली प्लैनेटरी पोजीशंस का एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शंस। कर्कट लग्न, लग्नाधिपति आपका चंद्रमा है, एंड इसी डेट एंड इसी टाइमिंग में जो बच्चा या जन्म होता है, बच्ची, आपका अगर ज्योतिष में रुचि है तो देखे, एक रोचक योग मिलता है, एक ससा योग मिलता है। 2 योग पंचमहापुरुष योग में से होता है। बहुत कैपेबल, सोशियली इन्फ्लुएंस होने वाला या होने वाली, इकोनॉमिकली स्ट्रांग एंड स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल रिलेटेड कामकाज, पब्लिक रिलेटेड कामकाज, एंड एक केमद्रुम योग मिलता है, एक सकटा योग मिलता है। जो दोनों योग की दो ही नेगेटिव योग होता है। केमद्रुम योग तभी बनता है जबकि चंद्रमा की आगे ना पीछे कोई प्लैनेट हो, तब। अनेक अकेलापन को धकेल लेता है वो अकेलापन। सच में ऐसा बोला जाता है, केमद्रुम योग लाइफ का लास्ट एंड में इंसान अकेला ही हो जाता है। सभी होते हुए भी एक अकेलापन महसूस करता है। और ये जो केमद्रुम योग होता है, बृहस्पति से चंद्रमा का जब 6ठा, 8वां और 12वां पोजीशन होता है, तब तो ये सकटा योग बनता है। ये एक बहुत नेगेटिव योग है। मन में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। मन एक बड़ा चीज है, इंसान को कंट्रोल करने वाला एक बड़ा चीज है। मन को जो जीत लेता है वो योगी बन जाता है। मगर हम जैसे इंसान मन को जीत नहीं पाते हैं, कभी कभार मन जीत जाता है। दुनिया में मैं सभी के लिए सब कुछ किया, उनके लिए इतना किया, वो के लिए उतने किए, परिवार के लिए, मगर कोई मेरा कदर नहीं करता, कोई मुझे उतना अप्रिसिएशन नहीं देता, कोई मेरा इज्जत नहीं करता। मैं वही की वही रहे, बस सिर्फ अपने तरफ का जो सोच है वही सोचेगा इंसान, वो सकटा योग, एंड वो सोच अपने आप को खा जाएगा। एक लोनली एंड कंजर्वेटिव एरिया को खींच के ले आएगा। बाकी चंद्रमंगल योग, जबकि सेंटर से चंद्रमा और मंगल का कोई रिलेशनशिप होता है, एंड गजकेसरी योग मिलता है, और कैपेबल पर्सन है, और एक अरिष्ट योग मिलता है। ये गया योग का बात है। अब चलते हैं एक एक प्लैनेट जो कि ट्रांजिट हो रहा है इसी दिन को, एंड आगे होने वाला है। ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स। चंद्रमा लग्न आपका यही है, इसको राशि के हिसाब से मत देखिए, ये आपका लग्न चंद्रमा। इसी दिन तो वो अश्लेषा नक्षत्र बुध की नक्षत्र डिवीजन में आ रहा है। चंद्रमा का हर ट्रांजिट को मैंने उतना प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं दिया, क्योंकि वो 2.5 दिन में एक एक राशि को ट्रांजिट करता है। तो आपका 5th हाउस में केतु है, एंड यही केतु बृहस्पति की नक्षत्र डिवीजन में है। बृहस्पति आपका 9वां हाउस का ओनर है, एंड 6ठा हाउस का ओनर है, बैठे हैं 8th हाउस में।
छठा, आठवां और द्वादश, वो तीनों हाउस इंसान की जिंदगी के लिए बहुत नेगेटिव है। मेटेरियल लाइफ में वो उतना पॉजिटिवनेस नहीं है। स्पिरिचुअल में बहुत है, मगर मेटेरियल लाइफ में आज का दुनिया में छठा, आठवां, 12वां वो तीनों हाउस ठीक नहीं है। तो आपका नवमा अधिपति बृहस्पति 8 हाउस में ट्रांजिट कर रहा है एंड ये बृहस्पति 13 अप्रैल तक रहेगा एंड उसके बाद बृहस्पति आपका मीन साइन को खुद को राशि को जाएगा 13 अप्रैल, जो कि 14 अप्रैल तक का मैंने लिया है टाइमिंग। उसके बाद बृहस्पति का फुल फोकस आपका थर्ड हाउस देखे, यहां पर बृहस्पति जब आ जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5 लग्न को देखेगा। सातवां 7th हाउस, थर्ड हाउस जो कि आपका भाई, सिबलिंग, ये सबको देखेगा। और 9वां हाउस आपका क्रिएटिविटी, एक्टिविटीज, एटीट्यूड्स को देखेगा। तो कम से कम बृहस्पति को आने दीजिए ये टाइमिंग को, जो कि 13 अप्रैल। अभी के लिए बृहस्पति आपका सही नहीं है। एंड 7वां हाउस को देखे, ये स्पाउस का घर है आपका। ये एक बेसिक पॉइंट है कर्कट लग्न के लिए, इसी महीने में, इसी टाइमिंग में, इसी टारगेट में। मैं जरा डिटेल एनालिसिस देता हूं। मंगल एक प्लैनेट आपके लिए योग कारक है, 5वां अधिपति एंड 10वां अधिपति। कर्कट लग्न के लिए मंगल होता है योग कारक प्लैनेट। आपके लिए वो बहुत कुछ मायने रखता है। एंड आपका योग कारक प्लैनेट मंगल इसी टाइमिंग में मकर लग्न में, मकर राशि में ट्रांजिट करता है। यहाँ पर मंगल का बहुत एक्सटेलेशन उच्च का जगह होता है शनि की घर में, मगर मंगल यहाँ पर शनि शत्रु होने के नाते भी यहाँ पर उच्च हो जाता है। शनि एक कर्म रिलेटेड प्लैनेट है, मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है। शनि टाइम बाउंड है, मगर मंगल आपका क्विकनेस है, विद इन शॉर्ट टाइम में टारगेट को अचीवमेंट करना। डिफरेंस है, ओपिनियन डिफरेंस है, एक्टिविटीज डिफरेंस है, एटीट्यूड डिफरेंस है आपका ये योग कारक प्लैनेट। सॉरी, मंगल यहां पर है 12.21 डिग्री में एंड आपका शुक्र है 13.45 डिग्री में एंड शनि है आपका 26.12 में। ये तीनों प्लैनेट्स इतने डिग्री में है। बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार मंगल के आगे की डिग्री में अगर कोई प्लैनेट रहे तो उसको डोमिनेट करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। अपना रास्ता पे कोई भी आए, मंगल उसको छोड़ता नहीं कभी। बहुत टेरिफिक प्लैनेट है, बहुत करेजियस प्लैनेट है, फायर एलिमेंट का प्लैनेट है। वो किसी से सुनता नहीं है, वो एक सेनापति है, एक फौजी है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रॉयल स्टाइल का एक्टिविटीज है। कर्कट लग्न बहुत लकी पर्सन है आपके लिए मंगल देव आपका योग कारक है, मगर मंगल की सामने में है आपका शुक्र एंड शनि, इन अकॉर्डिंगली द डिग्री। तो मंगल यहां पर शुक्र को एंड शनि को डोमिनेट करता है। शुक्र आपका 4th हाउस एंड 11th हाउस का ओनर है। देखे एक एक को मैं आपको समझाने को कोशिश कर रहा हूं। 11th हाउस में राहु बैठे हैं। राहु जहां पर बैठे हैं कम से कम उसी राशि का जो लॉर्ड होता है उसी हिसाब का वो रिजल्ट देते हैं। एंड आगे आपका राहु चेंज होने वाला है 12 अप्रैल 2022 को, आ जाएगा आपका 10th हाउस को। पॉजिटिव हाउस है वो, और उससे पॉजिटिव हाउस आपका 11th हाउस में है, मगर 11th हाउस का लॉर्ड मंगल देव 7th हाउस में है। ये एक फीमेल का कारक है। तो मंगल की आगे शुक्र रह गया एंड मंगल की आगे आपका शनि जो कर्मदाता है, शनि द टैक्स मास्टर है, वो 7th हाउस में रहा। 8th हाउस का ओनर 7th हाउस में रहा। देखे ये तीनों का जो पोजीशन, आपका अगर पार्टनरशिप का बिजनेस है, दो मिल के कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई एंटरप्राइजेस में कई सारे मैनेजिंग कमेटी भी होता है, तो उसी में आपका तुतु में ताना तानी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस कराएगा मंगल देव। आपका जो रियूडनेस, थटिंग, रियूडनेस, टकिंग, ये सब शायद उनको सहा नहीं जाएगा, जिसके वजह से आपको बहुत परेशानी उठाना पड़ेगा। 7th हाउस स्पाउस का कारक है, 7th हाउस आपका। एंड यहाँ का शनिदेव है आपका लॉर्डशिप, और शनि खुद का राशि में है एंड नक्षत्र मंगल का फुल दृष्टि में है, इन अकॉर्डिंगली द डिग्री। साथ में है शुक्र, मंगल एंड शनि। तो कम से कम घर में, परिवार में अच्छा सा माहौल बनाइए।
परिवार में बेसिकली स्पाउस के साथ, फीमेल हो मेल के साथ, मेल हो तब तो फीमेल के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छा रखना चाहिए, रहना चाहिए आपको। नहीं तो ये टाइमिंग आपके लिए बहुत र्यूडनेस, वो एक्टिविटीज, बातों में बहुत एग्रेसिवनेस, कई हद तक जो सामने वालों को चुभने वाला जो लैंग्वेजेस होता है, ऐसा भी यूज हो सकता है, अपने आप निकल जाएगा, जो कि बहुत इम्पैक्ट एंड इफेक्ट पड़ेगा, एंड राहु का कंप्लीटली नौमा दृष्टि, देखे राहु का कंप्लीटली नौमा दृष्टि ये तीनों प्लैनेट के ऊपर पड़ता है, तो तीनों प्लैनेट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम राहु, एंड ऑल्सो राहु का जो ट्रांजिट के मुताबिक अगर दृष्टि देखे तो 5वां हाउस राहु से वो एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो ये तीनों प्लैनेट कम से कम राहु के साथ इंटरनली नक्षत्र डिवीजन से रिलेटेड हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो राहु एक छल कपट एक राक्षस प्रवृत्ति का प्लैनेट 11th हाउस में है। किसी ना किसी प्रकार आप पैसों के मामले में जीत जाएंगे, पैसों के मामले में आप अपना दिमाग को लगा के आप जीत जाएंगे, मगर जिस तरह का आपने जीता अगर उसको गौर से आप देखेंगे, सच में आप सोचेंगे कि मैं सही ढंग से इसको टारगेट अचीव नहीं किया। ये राहु का नेचर इसी टाइमिंग में आपको दिलाएगा। राहु आ जाएगा 10th हाउस को, तो कर्म के ऊपर आपका राहु का क्या क्या इम्पैक्ट फोकस पड़ेगा अगले वीडियो में मैं अगले महीने में दे दूंगा। तो बेसिकली कभी कभी वीडियो में मैंने बताया कर्कट लग्न एंड सिंह लग्न के लिए जो फैमिली लाइफ होता है, जो दाम्पत्य का जीवन होता है, जो कपल लाइफ होता है, उसमें बॉन्डिंग में थोड़ा क्या कुछ तानातानी होता है, अंडरस्टैंडिंग में क्या कुछ मिस हो जाता है। दोनों की दोनों अगर कर्कट लग्न है तब तो मैनेज हो सकता है। मंगल अगर आपका 6ठा 8वां 12वां हाउस में है, मंगल अगर आपका लग्न में है, 2nd हाउस में है, 4th हाउस में है, 7th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12वां हाउस में है, तब ये टाइमिंग आपके लिए उसी हिसाब से मेंटेन करना कम से कम फैमिली लाइफ में अच्छा टाइम नहीं है वो सब्जेक्ट में। पैसों के मामले में ठीक है, कहीं ना कहीं आ तो जाएगा ही जाएगा। और ये मंगलदेव आपका चले जाएंगे 7 अप्रैल को 8 हाउस को, ये भी शनि का घर है। उस टाइम बुद्धदेव चले गए होंगे, नहीं सॉरी, वहां पर होंगे 8 हाउस में बृहस्पति होंगे। इस टाइम मंगलदेव आपका चले जाएंगे 7 अप्रैल को। तो 7 ये 6 दिन तक बृहस्पति के साथ मंगलदेव यहां पर रहेंगे, एंड बुद्धदेव यहां पर हो गए 24 मार्च तक। तो तीनों प्लैनेट 8 हाउस में आपका आ जाएंगे। तो बुद्ध आपका 12 हाउस का ओनर है, 3rd हाउस का ओनर है, रहेंगे 8 हाउस में। तो एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ा देगा, कम्युनिकेशन स्किल में हेवी इंपैक्ट करेगा। सही ढंग से आप कम्युनिकेट कर नहीं पाएंगे आपका सिस्टम को, आपका डेली लाइफ को, आपका प्रोफेशन को, जिसमें कि जो इंटेलेक्चुअल की तौर पे जो बात किया जा सकता वो आपका कहीं ना कहीं फेल्योर दिखता है। तो कम से कम सोच समझ के बात कीजिए, थोड़ा टाइम लेके सोचे, उसके बाद उसको मुंह से निकाले, ठीक रहेगा मेरे ख्याल में। बिना सोचे समझे क्या कुछ किसी को ना बोल दे। बृहस्पति देव यहां से चले जाएंगे आपका 13 अप्रैल को 9th हाउस को। तब तक आपके लिए बेटर फोकस बृहस्पति से आपको मिलने वाला है। और अभी आ जाएंगे आपका फिर ये 14 अप्रैल से 10वां हाउस को, मतलब यहां पर रवि का हाईली एक्सटेलेशन पोजीशन है, उच्च का होता है। रवि आपका 2nd हाउस का ओनर है, धन का अधिपति है, वो आने वाला है कर्म के स्थान में, आपका प्रोफेशन के स्थान में। प्रमोशन क्या कुछ हो सकता है, ऐसा क्या कुछ दिखता है, अगर होने को है हो नहीं पाता है। कई अब्रॉड से मेरे क्लाइंट्स ने आप लोगों ने पूछा था, बंदा एक के मैं एग्जैक्टली डायरेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ, उन्हें ग्रीन कार्ड मिलने से क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। एंड ये टाइमिंग तो युद्ध का टाइम है, जैसे कि यूक्रेन रशिया के बीच में। आप कनाडा से थे, उस टाइम मेरे को एक मैसेज दिए थे कि ग्रीन कार्ड मिलने में क्या कुछ तकलीफ दिक्कतें हो रहा है, कोशिश लगाइए, दिमाग लगाइए, मिल जाने का बहुत पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि आपने ही बताया था कि मेरा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है ऑलरेडी, मगर मिल नहीं पाता है। ये टाइमिंग आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति को जाने दीजिए 9th को,
रवि को जाने दीजिए 10th को, एंड ये राहुदेव आपका आ जाने वाले अप्रैल 12 तारीख को 10th हाउस को। तो कहीं ना कहीं आपको एक बैक डोर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको एक बैक डोर मिल जाएगा। फॉरेन में आप वो जो टारगेट अचीवमेंट करने के लिए इतने परेशानी में है, वो दिखता है कुछ पॉसिबिलिटी, मगर आपका हॉरोस्कोप के अनुसार बहुत कुछ देखना पड़ता है। रवि आपका कहाँ पर है, कहीं छठा आठवां बारहवां तो नहीं है। और रवि किसी मालेफिक प्लैनेट का राशि में नवांश में नहीं आता है। बृहस्पति आपके लिए बहुत फायदेमंद का प्लैनेट, मंगलदेव आपके लिए बहुत फायदेमंद प्लैनेट, और वैसे भी आप चंद्रमा आपका लग्नाधिपति है। चार चार प्लैनेट आपके लिए शुभकारी है, मगर वो चार प्लैनेट्स में आपका हॉरोस्कोप में किस तरह पोजिटेड है, कितना डिग्री में है, किसका एक्सपेक्टेशन दृष्टि में है, बहुत कुछ देखना पड़ता है हॉरोस्कोप में। टाइमिंग अच्छा है, मैं बता रहा हूँ इन अकॉर्डिंगली द ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट्स, ये प्लैनेट की ट्रांजिट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मगर कोई मुझे सवाल भी कर सकते हैं कि पंडित सर उतना रिजल्ट तो मिल नहीं रहा है जिस तरह का आप बता रहे हैं, जिस तरह का आप बता रहा है। मैं एक अप्रोक्सीमेटली ग्रॉसली एक बात बता रहा हूँ, मगर उसी में हॉरोस्कोप में प्लैनेटरी पोजीशंस का कहाँ पर किसका फोकस है, एक्सपेक्टेशन है, बहुत कुछ मायने रखता है, बहुत कुछ। ये रिसर्चेबल का सब्जेक्ट है। कितना भी करो, कितना भी बढ़ो, कितना भी पढ़ो, चलता रहेगा, जिंदगी चला ही जाएगा, मगर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 100 जन्म तक टारगेट करोगे तब भी एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और आज का डेट में तो हम सब इतने मेहनत लगा के पढ़ते हैं, इतने बुक्स, इतने अथरों का, मगर काल ये होगा हम बता नहीं सकते। मजबूरन मैं हाँ करता हूँ। दुनिया में कोई नहीं बता सकता, चाहे कितना भी पैसा कोई एस्ट्रोलॉजर ले। मैंने मेरे जिंदगी में कम से कम मेरे हॉरोस्कोप पर 100 एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, तो अभी तो इसी लाइन में मैं अपने आप आ गया। मेरा कुछ ऐसा डिग्री नहीं है, बाएं तरफ मेरा कोई डॉक्टर फक्टर कोई क्या कुछ ऐसा कुछ लगा नहीं रखा है। पढ़ते पढ़ते 100 एस्ट्रोलॉजर के पास जाते जाते मैंने कुछ नॉलेज गेन किए हैं। बस नशा आ गया पढ़ने का, और कुछ नहीं है। तो ये बहुत कुछ है, सागर है। तो ये नक्षत्र डिवीजन में शनि आपका मंगल के नक्षत्र डिवीजन में है, जो शनि की आपका कर्मदाता एंड 8 हाउस का ओनर है शनि 7th हाउस में। तो आपका जो दूर है रिश्तेदार, स्पाउस की रिश्तेदार, शायद उनसे क्या कुछ बैड न्यूज भी आ सकता, जो न्यूज की, हाँ किसी छोटा मोटा खरोच, छोटा मोटा एक्सीडेंट्स, ऐसा भी हो सकता। मंगलदेव यहाँ पर शनि मंगल के नक्षत्र डिवीजन में है, और लग्न को देखते हैं। लग्नाधिपति आपका मन का कारक है। बृहस्पति बुद्ध के बारे में इतने तो बताया, रवि आपका 9th हाउस में है, राहु को आने दीजिए। अब चलते हैं आपका तारा चक्र को। तारा चक्र में अगर आपका शुक्र की नक्षत्र डिवीजन में, शुक्र की तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, जैसे कि पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपदा एंड भरणी, ये तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, तो इसका लॉर्ड होता है शुक्रदेव, एंड आपका विपद तारा जोन में आते हैं इसी टाइमिंग में। तो कोई फीमेल से पंगा ना ले, तानातानी ना करे, क्वारल ना करे। ऑफिस में अगर बॉस आपका फीमेल है तो नमस्ते कीजिए, दूर मेंटेन कीजिए, हर बात को हाँ कीजिए। कम से कम जो चाहिए इन्हें आप करने को कोशिश कीजिए, कर्म ड्यूटी उसमें नेगलेक्ट ना करे, तब तो अच्छा रहेगा। शुक्र आपका वही कर्मस्थान कर्माधिपति शनि के साथ है, अच्छा नहीं है, मेंटेन कीजिए उसी हिसाब का। और आपका क्षम तारा में पड़ता है रवि, और प्रत्यरी तारा में पड़ता है चंद्रमा। ये आपके लिए अच्छा होने के नाते उतना कुछ नुकसानदेही नहीं है। बद्ध तारा में आपका पड़ता है राहुदेव। राहुदेव का 3 नक्षत्र स्वाति, शतभिषा और आर्द्रा, ये तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो राजा 11th हाउस में आने का पैसा जो सिस्टम मतलब दिया किसी से आएगा,
किसी में इन्वेस्ट किए वो रिटर्न आएगा, वो उतना इजी नहीं है, इजी नहीं है, फिर भी आएगा, मगर इसमें आपको आपको लगाना पड़ेगा उतना दम दिमाग का। 11th हाउस में राहु है, ठीक है, वो जाने वाला है, 1 डिग्री में है और लगभग इसी डेट को और जाने को 10th हाउस को, फिर भी उतना इजी नहीं है। अंड बद्ध तारा में राहु पढ़ता है, मतलब ये ये हाउस क्या है, ये वृषभ राशि, ये शुक्र का घर, बॉडी में हम जितने सब इनहेल लेते हैं, इनपुट करते हैं मुंह में, वो घर वही है। यहां पर राहु है, एक पॉइजन को एक्टिवेटेड कर देने वाला प्लैनेट है राहु। ये शुक्र का घर है। तो खाने पीने में, ये समर का सीजन आया है, कहीं जाते हैं विजिटिंग में, ट्रैवलिंग में, किसी फ्रिज से क्या कुछ मांग देते हैं, पी लेते हैं, कम से कम उसी में बहुत सिंसियरिटी मेंटेन कीजिए। आपका मुंह में जाता है, स्टोमक तक जाता है, फूड का पॉइजनियस इन्फेक्शन ऐसा क्या कुछ हो भी सकता है इन अकॉर्डिंगली द पोजीशन ऑफ राहु। राहु 11th हाउस में है और वृषभ राशि में है, बहुत उच्च का घर है राहु का। तो ऐसा कुछ बाहर का स्पेशली लिक्विड जो ड्रिंकिंग्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वगैरह होते हैं, उसे परहेज करें। राहु को आने दीजिए आपका 10th हाउस को, राहु को आने दीजिए आपका 10th हाउस को 12 अप्रैल तक। बाकी के बाकी इतना बताया मैंने। ये कर्कट लगने के लिए ये महीना इस तरह का रहेगा। बृहस्पति ट्रांजिट हो जाएगा, राहु का ट्रांजिट हो जाएगा, मंगल यहां से चले जाएंगे 8 को। अच्छा तो नहीं है, फिर भी बृहस्पति के साथ रहेंगे कुछ दिन के लिए। बृहस्पति चले जाएंगे आपका 9th हाउस को। कम से कम आगे का कुछ महीना आपके लिए बेस्ट रहेगा, और आगे का वीडियो में मैं ये सब आपको देते रहूंगा। अब चलते हैं महीने में चंद्रमा का जो ट्रांजिट होता है, इसको आप राशिफल के हिसाब से भी ले सकते हैं, मगर ये राशिफल मैं चंद्रमा से नहीं लिया, मैं लग्न से लिया। एग्जैक्टली मार्च 15 जो डेटेड मैंने लिया संक्रांति, उसी दिन कर्कट साइन में चंद्रमा पड़ता है, लग्न श्री चंद्र है। आपके लिए बेटर 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 ये दिन आप क्या कुछ करना है कीजिए। 2 टिक देता हूं। 18 तारीख को सिंह साइन को 2nd हाउस, रवि का साइन है, 1 टिक देता हूं, कीजिए। फाइनेंशियली क्या कुछ करना है, इकोनॉमिकली पैसों के मामले में। 20 तारीख को कन्या साइन, यहां राहु का 5वां दृष्टि में चंद्रमा आ जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 8 5, 3rd हाउस आपका। कम्युनिकेशन में जरा दिमाग को लगाइए, ऐसे वैसे हल्के से मत लिया कीजिए। 3rd हाउस जब ट्रांजिट करेगा आपका कन्या साइन, ये 20 तारीख से 22 तारीख तक, 20 21 22, जरा हैंडल विथ केयर। 1 टिक देता हूं, 1 क्रॉस देता हूं। 22 तारीख को आपका तुला साइन हो जाएगा 4th हाउस। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये अपना माँ का स्थान है। चंद्रमा माँ को दर्शाता है आपका 4th हाउस में। दृष्टि किसी का नहीं है, फिर भी ये शुक्र का घर है। और ये शुक्रदेव आपका 7th हाउस में है, मंगल की दृष्टि में इन अकॉर्डिंगली डिग्री, और आपका लग्न को देखता है। अच्छा तो है, फिर भी माँ का ख्याल रखना। अगर आप कहीं दूर में हैं, अगर कोई टेलीफोन आए माँ को लेके, माँ का टॉपिक सब्जेक्ट लेके, उसमें ढीलापन मत किया कीजिएगा। टिक देता हूं। वृश्चिका आपका 5th हाउस है, मंगल का घर है, जो कि योगकारक प्लैनेट का घर है, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का घर है। मगर यहां पर केतु है, केतु बृहस्पति के नक्षत्र में है। बृहस्पति आपके लिए अशुभदायी है। सो यहां पर मंगल की तरह केतु यहां पर रिजल्ट करेंगे। आपने केतु एक हेडलेस का प्लैनेट है, मतलब हर एक्टिविटीज, हर एटीट्यूड में डिस्टर्बेंस होना। वो एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है केतु, मोक्ष का कारक का प्लैनेट है। 5वां घर प्रीवियस लाइफ का कर्म को ही दिखाता है, बहुत कुछ मायने रखता है यहाँ। तो यहाँ पर इन अकॉर्डिंगली पिछला जन्म का क्या कुछ कर्म के हिसाब से वो तय करेगा, आप कर नहीं पाएंगे। तो अगर वो जॉब में, काम में, आपका हर एक्टिविटीज में आपको रिटर्न सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो ये समझ लीजिए 5th हाउस में केतु बैठे हैं, वो भी चेंज हो जाएंगे आपका 12 अप्रैल को।
फिर भी मैं टिक देता हूँ वृश्चिक को। 26 मार्च को धनु साइन को ट्रांजिट करेंगे, ये आपका जॉब का, रोजमर्रा का जिंदगी, डेली का इनकम सोर्सेस, आपका लगाव है, आपका प्रोफेशन, थोड़ा बहुत जो एक्टिविटीज है, 6 हाउस, ये बृहस्पति का घर है तो क्वारल का, मगर बृहस्पति का घर होने के नाते आपके लिए शुभ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा भी आने को है इस दिन। 28 तारीख को मकर साइन में ट्रांजिट करेंगे, यहाँ पर शनि है, मंगल शुक्र ये तीनों के साथ जुड़ जाएंगे उसी दिन 28 मार्च। शुक्र रहेंगे वहां, मंगल रहेंगे यहाँ एंड शनि रहेंगे यहाँ, बस ये तीनों के साथ चंद्रमा जुड़ जाएंगे। चंद्रमा तो खुद का 7वां दृष्टि में लग्न को देखेंगे, मगर चंद्रमा के साथ शनि आ जाएंगे तो मेंटली कुछ अंगुइश करेगा, आपका मानसिक तौर पे संतुलन ठीक सही ढंग से नहीं रहेगा, अशांत रहेगा, डिसैटिस्फैक्शन रहेगा। डिसैटिस्फैक्शन, आपने जो डीड्स किए हैं उसी के ऊपर सेल्फ एक सेटिस्फेक्शन आपको नहीं दिलाएगा और बहुत डिस्टर्बेंस रहेंगे आप। मकर साइन को जब चंद्रमा का ट्रांजिट करेगा, एक टिक देता हूं। 31 को कुंभ साइन को, ये 8वां हाउस है, यहां बृहस्पति तो है, बृहस्पति 13 अप्रैल तक है, बृहस्पति है मैनेजेबल, मगर यहां बुध है, चंद्रमा बुध से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। 8 हाउस, उसी दिन क्या कुछ ऐसा नेगेटिव का न्यूज भी आ सकता एंड वो दिन भी अच्छा नहीं रहेगा। बृहस्पति होने के नाते भी ये कुंभ साइन है, शनि का पावर ज्यादा मिलता है मरकुरी बुध को, फिर भी एक टिक देता हूं, एक क्रॉस देता हूं। आ जाते हैं अप्रैल 2 तारीख मीन साइन को आएंगे, मीन साइन अप्रैल 2, 9th हाउस है, भाग्यभाव का अधिपति जगह है ये, उस टाइम रवि के साथ चंद्रमा रहेंगे, अच्छा है, भाग्य के अनुसार आपको रिजल्ट देंगे, टिक देता हूं। 4 तारीख को मेष साइन 10th हाउस, आपका मंगल का घर, योग कारक का घर है, डबल टिक देता हूं। पैसा के मामले में वो डेट पे अच्छा रहेगा, डबल टिक देता हूं। 7 तारीख को वृषभ साइन 11th हाउस, यहां पर राहु है और 5 दिन के बाद जाएंगे राहु, फिर भी राहु है, ये लगभग आ जाएंगे उसी दिन हाफ ए डिग्री तक या 1 डिग्री नियर बाय तक। एक बात बता रहा हूं, जबकि चंद्रमा ये आपका 11th हाउस वृषभ राशि को टारगेट करेंगे, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री जब ट्रांजिट करेंगे चंद्रमा, तो राहु यहां पर 1 डिग्री लगभग 1 इस तरफ जाएंगे, 11 से 10th को जाएंगे, तो लगभग 1 डिग्री और बाकी रहेगा राहु इस राशि को जाने के लिए। तो चंद्रमा जब ट्रांजिट करेंगे कम से कम यही 1 डिग्री के अंदर, तो टाइम अच्छा नहीं है, क्योंकि इसी टाइम आपके साथ ग्रहण दोष लगता है। बाकी 29 डिग्री नियर बाय आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि ये आपका 11th हाउस है, तो सुबह सुबह जब उठेंगे क्या कुछ परेशानियां मिलेगा, बाकी दिन भर आपका जिंदाबाद, जय हिंद, जय श्री राम, जय जगन्नाथ। वृषभ राशि 9 तारीख को मिथुन साइन आपका ट्रांजिट करेंगे, मिथुन 12वां हाउस, खुशी से कुछ एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिचर का दिन है। और 12 तारीख को आपका लग्न ट्रांजिट करेंगे चंद्रमा, श्री चंद्र कहलाता है जबकि लग्न को ट्रांजिट करते हैं। शनि का दृष्टि तो है, फिर भी ये अपना घर है, टिक देता हूं, 2 टिक देता हूं। परेशानी क्या कुछ उस दिन हो भी सकता है, मगर आप केयर नहीं करोगे, परेशानी के रास्ते में आप आपका टारगेट को अचीवमेंट करेंगे, लग्न में चंद्रमा जबकि ट्रांजिट करेंगे। 14 तारीख को सिंह साइन, 2nd हाउस आपका वेल्थ का कारक, धन का कारक, अच्छा रहेगा। तो ये जो मार्किंग मैंने दिया तो आप नोट भी कर सकते हैं, इसको आप ट्राई एंड टेस्ट कीजिए आपका डेली लाइफ में, क्या कुछ कैसा रिजल्ट आपको मिलता है, आप कम से कम कमेंट सेक्शन में दे, ताकि इसी में और क्या ज़्यादा मैं इसको क्लैरिफाई कर सकता आपके सामने। बस आज के लिए इतना, विदाई दीजिए गौरंग पंडा को। जय जगन्नाथ, नमस्ते। वीडियो डाल नहीं पाया था, कोशिश करता हूँ बाकी वीडियो विद इन टाइम में मैं डाल दूंगा। फिर मुलाकात रहेगा अगले महीने। नमस्ते।